तो आज हम लोग जो टॉपिक कंप्लीट करने जा रहे हैं वो आज हम एसईओ जो टॉपिक है जिसे हम संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। अब ये टॉपिक हम क्यों पढ़ रहे हैं? ये टॉपिक हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो जनरल स्टडीज है, हमारा जो जीएस का पेपर है, सेकेंड पेपर है इंटरनेशनल रिलेशन, उसमें ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ जो पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट हैं इंटरनेशनल रिलेशन के, उनका जो ऑप्शनल है उसमें जो सेकेंड पेपर है वहां के लिए इम्पोर्टेंट है। और चूंकि इंटरनेशनल रिलेशन या अंतरराष्ट्रीय संबंध में जब हम तैयारी करते हैं तो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक भी हो जाता है हमारे लिए। और यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे इंटरव्यू के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ जो हम चूंकि अभी समिट हुआ है, संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्चुअल समिट हुआ है, इस वर्चुअल समिट में क्या क्या मुद्दे रहे, संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है भारत के लिए, इसके चैलेंजेस क्या हैं, एससीओ और नेटो में क्या फर्क है, और साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि इसका जो मीनिंग होता है, मतलब एससीओ जो कैसे फॉर्म हुआ, कैसे बना, और ये जो मीटिंग हुई है इस मीटिंग में क्या क्या मुद्दे छाए रहे, पाकिस्तान का क्या रवैया था या चीन का क्या रवैया था, रूस का क्या कहना था, क्या क्या इसमें अपडेट्स हुए, हम वो सारे डायमेंशंस इसमें डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने इनमें सारी चीजें कवर की हैं, मतलब ऐसा मुझे लगता है कि मैंने सारी चीजें कवर की हैं, तो आपको कुछ दूसरे सोर्सेस को देखने की आवश्यकता नहीं है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे हम बात करेंगे कि एससीओ वर्चुअल समिट 2023। तो ये जो एससीओ ऑर्गेनाइजेशन है, इसका अभी वर्चुअल समिट हुआ है 4 जुलाई 2023 को। और ये जो वर्चुअल समिट हुआ है, ये ध्यान रखना है कि आपको ये जो वर्चुअल समिट है, ये 23rd समिट था, ये एससीओ का 23rd समिट था ये। तो चूंकि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए आपको ध्यान रखना है कि कौन सा समिट था ये, और ये जो समिट था ये एससीओ काउंसिल ऑफ स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट का था। मतलब जो एससीओ के मेंबर्स कंट्री हैं, जो डायलॉग पार्टनर हैं, जो ऑब्जर्वर स्टेटस जिनको मिला हुआ है, वो सारे कंट्रीज इसमें शामिल होते हैं। बट ये मीटिंग थी, ये एससीओ काउंसिल ऑफ हेड ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल ये होता है कि एससीओ का क्या इंट्रोडक्शन क्या है, मतलब एससीओ क्या है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो एससीओ है उसमें सबसे पहले एससीओ का गठन कैसे हुआ, एससीओ कैसे बना। तो देखिए थोड़ा सा हम इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं। जो सोवियत संघ है, जिसे हम सोवियत यूनियन कहते हैं, तो जो सोवियत यूनियन है, उस सोवियत यूनियन का जब कह सकते हैं कि विघटन हुआ, सोवियत संघ का जब बंटवारा हुआ, एक तरीके से बट गया, वो विखंडन हो गया, तो उसमें से कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज या मध्य एशिया के देश बने, और इधर चाइना सेंट्रल एशिया की कंट्री। तो यहां पे हम देखेंगे कि इसमें से एक ग्रुप फॉर्म हुआ, वो जो ग्रुप फॉर्म हुआ है उसे हम कहते हैं संघाई 5 इन 1996। तो यहाँ पे समझना क्या है कि सोवियत संघ के बाद, ब्रिटेन के बाद जो डेवलपमेंट हुआ है, उसमें पहला पॉइंट नोट करने वाला ये है कि जो संघाई 5 है ये 1996 में बना है। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट कि संघाई 5 क्या है। तो संघाई 5 का मतलब क्या है? संघाई 5 का मतलब 5 देश, 5। और ये जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ है ये 1996 में हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्यों, ये संघाई 5 क्यों बनाया गया? तो संघाई 5 इसलिए बनाया गया कि जो टेररिज्म है, जो आतंकवाद की घटनाएं होती हैं, उन पर लगाम लगाई जा सके, उनको रोका जा सके उस क्षेत्र में। और सिक्योरिटी कंसर्न भी है, सुरक्षा की चिंताएं भी हैं, वो भी एक महत्वपूर्ण स्टेप है यहाँ पे। आगे हम बात करते हैं। ये जो एससीओ है, ये एससीओ का जो नेतृत्व प्रदान करता है या लीडरशिप प्रोवाइड करता है, लेड बाय द चाइना एंड रशिया, ठीक है। ये जो दो देश हैं ये प्रमुख कंट्रीज हैं, मेजर कंट्री। और यहाँ पे अभी सवाल ये है कि कुछ देश ऐसे जो हैं, जैसे कि इंडिया है, जैसे कि पाकिस्तान है, तो इसमें से कुछ कंट्रीज को इसका
मेंबर बना दिया गया है, जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान को 2017 में एससीओ में शामिल किया गया, एससीओ का फुल मेंबर बनाया गया, ये बोल रहा हूँ, पूर्ण सदस्य का दर्जा दिया गया। और ईरान को जो है इस बार की सबसे खास बात यह है कि इस बार की जो वर्चुअल समिट हुआ है उसमें इस बार ईरान को एक फुल मेंबर के रूप में ईरान शामिल हो गया। तो ये चीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि इस बार जो है कौन सा देश शामिल हुआ है। तो हम दोनों 2017 में शामिल हो चुके थे। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे तो आगे हम देखेंगे कि ये जो संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या है। ये क्या है? ये सिक्योरिटी ग्रुपिंग है, मतलब सुरक्षा एक समूह है, सुरक्षा समूह है। और ये जो सुरक्षा समूह है फाउंडेड बाय रशिया एंड चाइना, ये रशिया और चाइना के द्वारा इसकी स्थापना की गई है टू काउंटर वेस्टर्न अलायंसेस। अब वेस्टर्न अलायंसेस में क्या होता है कि जैसे जो पश्चिमी देश है, अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, ऐसे कुछ जो देश हैं जो कि रशिया के एंटी माने जाते हैं या चाइना के एंटी माने जाते हैं, ऐसे देशों को काउंटर करने के लिए इन्होंने जो है ये विचार उनके माइंड में आया। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो ग्रुप बना है, इस ग्रुप का जो उद्देश्य है वो ये है कि किसी तरीके से जो है जो वेस्टर्न अलायंसेस हैं, पश्चिमी समूह हैं, उनको काउंटर किया जा सके, ऐसा हमने डिस्कस किया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज, अब ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, मध्य एशिया के जो देश हैं, ये रशिया से या सोवियत संघ से अलग हुए। और ये आप जो देखेंगे ये कौन कौन से देश हैं, कजाकिस्तान है, ध्यान रखना है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है, राइट, एंड उज्बेकिस्तान। ठीक है, ऑल फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स इन विच रशियन इन्फ्लुएंस runs deep. इंडिया एंड पाकिस्तान became a member in 2017। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो देश हैं, ये जितने भी कह सकते हैं, ये जो देश है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान जो है और उज्बेकिस्तान, ये क्या थे, जो सोवियत रिपब्लिक था, वो जो सोवियत रिपब्लिक था उसके ये कह सकते हैं एक सदस्य पहले सोवियत संघ में थे, बाद में ये अलग हो गए, ये मैं कहना चाहता हूँ। उसके बाद फिर आप देखेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया कि भारत और पाकिस्तान जो है इसके सदस्य बने हैं 2017 में बने। ठीक है, ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब इस बार की मीटिंग में खास क्या है, ईरान जो है वो क्या कर रहा है, ईरान जो इसका मेंबर अभी पूर्ण सदस्यता का दर्जा उसको दे चुके हैं, एससीओ ये मेंबर बन चुका है। तो रिसेंटली मेंबर ईरान बना है। और एक और कंट्री है जिसका नाम है बेलारूस। तो जो बेलारूस है ये भी इसका जो है सदस्य आगे बनेगा 2024 तक। उसने अप्लाई कर दिया है, ईरान बन चुका है, बेलारूस बनने वाला है। अब आप सोचेंगे कि सर ये इसमें ईरान क्यों शामिल हो रहा है, ईरान को ऐसी क्या जरूरत है, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। या बेलारूस इसमें शामिल क्यों हो रहा है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। ये बहुत ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने के लिए हमारे लिए बहुत जरूरी है। आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया, जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि ईरान इज नाउ अ मेंबर, बेलारूस इज सेट टू बिकम अ फुल मेंबर बाय 2024। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि अभी जो इसके डायलॉग पार्टनर है, राइट, वो 6 डायलॉग पार्टनर है जो संवाद वार्ता के जो मेंबर हैं। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो ऑब्जर्वर जो स्टेटस है पहले 4 को था, क्योंकि ईरान मेंबर बन गया है इसलिए जो है पर्यवेक्षक का जो दर्जा है या जो ऑब्जर्वर स्टेटस है वो 3 देश है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि कौन कौन से वो 3 देश हैं जिनको ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है या पर्यवेक्षक का दर्जा मिला हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें अफगानिस्तान है, बेलारूस है और मंगोलिया है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि 6 डायलॉग पार्टनर कौन कौन से हैं, तो वो आर्मेनिया है, अजरबैजान है, कंबोडिया है, नेपाल है, श्रीलंका है और टर्की है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें समझनी है। वो ये समझनी है कि ये
जो संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में ये पूछा जाता है कि ये इसका जो सचिवालय कहाँ है। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि इसका सेक्रेटरीट कहाँ पे है। तो इसका जो सचिवालय है, सेक्रेटरीट है, वो कहाँ पर है? बीजिंग में। और बीजिंग कहाँ पर है? चाइना में। तो एससीओ का सचिवालय कहाँ पे है, सेक्रेटरीट कहाँ पे है? बीजिंग में। ऐसी छोटी छोटी बातें जो है, क्योंकि प्रीलिम्स में पूछे जाने वाली चीजें बहुत ही माइन्यूट होती हैं, बहुत ध्यान से हमको पढ़ना होता है। तो इसीलिए जो है हमें ये ध्यान रखना है, हमें ये समझना है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वो बीजिंग में। अब यहाँ पे एक चीज सबसे खास इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि इसका सुप्रीम बॉडी क्या है, सर्वोच्च संस्था क्या है एससीओ की। तो वो सर्वोच्च संस्था द एससीओ हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल सेल बी द सुप्रीम एससीओ बॉडी। ये सुप्रीम एससीओ बॉडी है जो स्टेट काउंसिल जो है, द एससीओ हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल, ये इसकी सर्वोच्च संस्था है। ये आपको ध्यान में रखना है, ये भी पॉइंट्स आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे, वो ये देखेंगे कि ये जो मीटिंग है, ये मीटिंग जो है कह सकते हो जिस बार हुई है, और ये जो मीटिंग है वर्चुअल मोड में हुई है। और जो वर्चुअल मोड में जो मीटिंग हुई है, उस मीटिंग का एक सबसे खास बात ये है कि भारत ने ये जो मीटिंग की है वर्चुअल मोड में क्यों की है, क्योंकि ये हम कह सकते हैं कि इन पर्सन भी हो सकती थी, मतलब भारत में समिट हो सकती थी, लेकिन भारत में वर्चुअल मोड में क्यों की, थोड़ा सा ये भी हमें समझने वाली बात है। ये इसका मैप दिया है, यहाँ पे आप थोड़ा ये समझेंगे, ये कंट्रीज वगैरह जो है ये मैंने आपको बता दिया। थोड़ा आप मैप में भी स्टडी करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा कि कौन कौन से देश कहाँ कहाँ पे हैं, पर्यवेक्षक का दर्जा किसको दिया गया है, मेंबर स्टेट कौन से हैं। तो मैप बेस्ड अगर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे पढ़ते समय तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैंने वैसे आपको लिखा दिया है, बट एक बार आप मैप को ध्यान दें। उसके बाद ये जो कह सकते हैं कि एससीओ है वो क्या है। तो एससीओ के बारे में ध्यान रखना है, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ये जो एससीओ है ये एक इंटर गवर्नमेंटल, ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इंटर गवर्नमेंटल एक परमानेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा पूछा जाता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में कि यह जो है एक स्थायी अंतर सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है, राइट। ये इंटर गवर्नमेंटल एक परमानेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा करके ऑप्शन बनाया जाता है प्रीलिम्स में। इसलिए आपको इस चीज पर ध्यान देना है। और इसलिए क्योंकि प्रीलिम्स में पूछे जाने वाले प्रश्न एक एक जो पॉइंट होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो है एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे देख सकते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो मैंने आपको बताया, और एक सिक्योरिटी ब्लॉक भी है, इकोनॉमिक ब्लॉक भी है, ठीक है। एक आर्थिक कह सकते हैं कि आर्थिक रूप से आर्थिक जो कॉपरेशन हो सके, इकोनॉमिक कॉपरेशन हो सके, और एक सिक्योरिटी कॉपरेशन हो सके। जो आज समस्याएं हैं, एक्सट्रीमिज्म की समस्या है, कट्टरवाद जिसको बोलते हैं, टेररिज्म की समस्या है, तो फंडामेंटलिज्म की समस्या है, इन सब से निपटा जा सके, इसलिए इसका एस्टैब्लिशमेंट किया गया। अब यहाँ पे सब सवाल ये है कि एससीओ बना कब, ये बहुत ही प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और जब भी आप मेंस एग्जामिनेशन में लिख रहे हो तो इंट्रोडक्शन में भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि एससीओ कब बना। तो अगर हम देखेंगे तो एससीओ जो बना है, ये एससीओ बना है 2001 में। एससीओ का जो स्थापना हुई है वो 2001 में हुई। अब सवाल यहाँ पे ये है कि उसके जो संस्थापक सदस्य हैं, ये फाउंडर मेंबर हैं, वो कौन कौन है। तो यहाँ पे देखेंगे रशिया है, चाइना है, किर्गिस्तान है, ठीक है, कजाकिस्तान है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो कंट्रीज हैं इसके फाउंडर मेंबर है। और जैसे कि हम बार बार रिपीटेशन कर रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान जो है इसमें 2017 में जो है शामिल हुआ। अब सवाल यहाँ पे ये है कि भारत इस बार जो ये वर्चुअल समिट की जो अध्यक्षता कर रहा है, राइट, इसमें इसको जो ये अध्यक्षता दी गई या चेयरमैनशिप दी गई, ये कहाँ पे दी गई? समरकंद समिट में दी गई। ये एसयू का जो समिट हुआ था वहां। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चूंकि ये जो
कह सकते हैं ये जो संगठन है, ये संगठन आतंकवादी जो गतिविधियां हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं, सिक्योरिटी के पर्पज के लिए बनाए गए थे। आतंकवाद बहुत इंपॉर्टेंट ही मुद्दा है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इसको हम बोलते हैं एसयू रेट्स। ये प्रीलिम्स से पूछा जा सकता है। और जब कभी आतंकवाद के मुद्दे पर अगर आपको कोई चीज लिखनी है तो इस चीज को व्याख्या करना या इसको एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी हो जाता है। रेट्स का मतलब क्या है? रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। फिर से बता रहा हूं, एसयू में रेट्स क्या है? तो ये जो है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है। अब इसका जो ध्यान रखना है कि ये जो है, ये जो स्ट्रक्चर है बेस्ड कहां पर है? तो ये ताशकंद बेस्ड है। ताशकंद आपसे पूछा जा सकता है, ताशकंद बेस्ड। इस बार की जो कह सकते हैं कि इस बार की जो थीम है, जो विषय वस्तु है, वो क्या रही? तो वो सिक्योरिटी रही, सुरक्षा रही। इस बार की विषय वस्तु कभी भी जब भी कोई समिट होती है, सम्मेलन होता है, तो उसकी विषय वस्तु पूछी जाती है कि थीम क्या थी उसकी। तो इस बार की जो थीम थी वो कह सकते हैं सुरक्षा। अब हम बात करेंगे कि जो सिक्योर जो है, जो कॉइन किया गया, वो किसके द्वारा किया गया? तो मोदी साहब के द्वारा किया गया 2018 में। ये आपको ध्यान रखना। अब यहाँ पे ये जो समिट है, राइट, ये समिट है, ये समिट किस चीज पे ध्यान देती है या क्या क्या चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है? सिक्योरिटी है, इकोनॉमी है, ट्रेड है और कनेक्टिविटी है। ठीक है, ये चीज को आपको ध्यान रखना है। और यूनिटी, रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी, सभी देशों की संप्रभुता का ध्यान रखना। और साथ ही साथ जो है, जो टेरिटोरियल जो इंटीग्रिटी है, ठीक है, जो कह सकते हैं टेरिटोरियल इंटीग्रिटी होती है और एनवायरनमेंट है, उसको भी यहाँ पे ध्यान रखा जाए। अब यहाँ पे बात की गई है कि हु आर द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द एससीओ समिट। एससीओ जो समिट है उसमें किन किन देशों ने भाग लिया, कौन कौन मेन पार्टिसिपेंट्स थे, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि जो एससीओ के मेंबर्स होंगे, जिनको ऑब्जर्वर स्टेटस मिलेगा, डायलॉग पार्टनर होंगे, वो सारे लोग इसमें क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाती है? हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि जो हमने कंट्रीज आपको बताए हैं, मेंबर कंट्रीज वगैरह है, वो तो पार्टिसिपेट कर ही रहे हैं। बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि बेलारूस और मंगोलिया जो है, ये एक ऑब्जर्वर स्टेटस के रूप में है। क्योंकि ईरान को क्या मिल चुका है? ईरान को एक मेंबरशिप का दर्जा मिल चुका है। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, वो ये ध्यान रखना है कि जो तुर्कमेनिस्तान है उसको भी इनवाइट किया गया है गेस्ट ऑफ द चेयर के रूप। हमने बात की है, तो हमने यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं कि सर्वोच्च संस्था क्या है एससीओ की, तो हम उसको डिस्कस कर चुके हैं। और उसके अलावा जो हेड ऑफ द स्टेट्स होते हैं, राइट, वो एससीओ की बॉडीज सर्वोच्च है। और उसके बाद जो एससीओ रेड्स है, ठीक है, ये भी क्या कह सकते हैं कि ये दो चीजों को आपको एग्जाम के लिए ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे हमने ये डिस्कस किया गया है। एक बार आप नोट्स को देख लेना जो मैंने आपको भेजे हुए हैं, इसमें देख लेना कि कौन कौन से कंट्रीज जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि एक बार आप पढ़ेंगे इसको तो अच्छा रहेगा। अब सवाल यहाँ पे ये है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसमें अभी जो मेंबरशिप प्रोवाइड की गई है ईरान को, तो भारत ने क्या किया है? उसको वेलकम किया है। अब ये जो समिट हो रही है किस समय पर हो रही है? तब हो रही है जब अफगानिस्तान की सिचुएशन कह सकते हैं कि वहां काफी डिस्टर्ब है। आपको पता है कि तालिबान का शासन वहां पे आ चुका है। तो ऐसे में जब यूक्रेन रशिया युद्ध है, तब उस दौर में जो है ये मीटिंग हो रही है। और मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं, अभी हम यहाँ पे, आपको पता होगा कि क्या हुआ है कि रशिया में भी बगावत कर दी है, राइट, रशिया में भी बगावत हो गई है इनके खिलाफ। वो तो बेलारूस के कारण जो है, एक शेफ थे जो खाना बनाने का काम करते थे, रसोईया, और इन्होंने रशिया में एक प्राइवेट भाड़े की आर्मी थी जिसको वैगनर ग्रुप कहते हैं, तो उनके जो हेड थे, उनके जो चीफ थे, उन्होंने इनके खिलाफ जो है क्या किया? विद्रोह कर दिया। तो बेलारूस जो है, ये इनके काफी फ्रेंड हैं, अच्छे दोस्त हैं बेलारूस के जो
हेड हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है इनको बचाया उस बगावत से, मतलब एक मध्यस्थता की। अब यहाँ पे हम सवाल यहाँ पे ये है कि हमने इस समय जो है ये जो समिट की है वर्चुअल क्यों की है। प्रश्न यहाँ पे ये है कि हमने वर्चुअल समिट क्यों की, क्योंकि ये समिट हम क्या कर सकते थे, हम इन पर्सन भी बुला सकते थे। अब इन पर्सन का मतलब होता है कि सब लोग भारत में आते, फिर मीटिंग होता। अब वर्चुअल मीटिंग क्यों की है, क्योंकि अभी हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, राइट, ये अमेरिका जाके आए हैं। आप ध्यान से समझिए इस बात को। आप अमेरिका जाके आए हैं, अमेरिका के साथ हमारे अच्छे संबंध हुए, रिलेशन हुए। अब लोग यहाँ पे क्रिटिसिज्म में आलोचना ये कर रहे हैं कि इसीलिए वर्चुअल समिट किया गया है अमेरिका के कारण, क्योंकि अमेरिका का प्रेशर है, राइट, कि हमारे संबंध दूसरे देशों के साथ अच्छे न हो। ऐसा आपको कई सारे पेपरों में देखने को मिलेगा, ऐसा न्यूज, राइट, मतलब ऐसा एनालिसिस, ऐसा सोचने वाले जो एक्सपर्ट लोग हैं ऐसे अपनी राय दें। बट मेरा यहाँ पे मानना है कि भारत की जो पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है। ऐसा कुछ भी नहीं, हम किसी के दबाव में काम नहीं करते हैं। ये कोई भी अगर ऐसा पेपर में लिखता है या ऐसा एनालिसिस करता है, ऐसा एडिटोरियल में लिखता है, तो मुझे लगता है ये सही नहीं होगा। जहां तक मेरा मानना है, ये जो मीटिंग किया गया है, ये मीटिंग वर्चुअल फॉर्मेट में इसलिए किया गया है क्योंकि दो देश ऐसे हैं जिनके साथ हमारे रिलेशन अच्छे नहीं। एक पाकिस्तान है और एक चाइना है। तो मतलब आप सोचिए कि कोई ऐसे व्यक्ति जब हमारे घर पे आए जिनके साथ हमारे रिलेशन अच्छे नहीं है, कुछ मन मुटाव हो जाए, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, इसलिए हमने नहीं बुलाया। आप शायद समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो भारत ने सोचा भाई वर्चुअल मोड में ही निपटा देंगे, वो ज्यादा अच्छा है, ऐसा मैं सोचता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इस बात पर भी हमें सोचना पड़ेगा, तो यही चीज जो है। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोगों का कहना ये भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप एसईओ को इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहे हो अपनी फॉरेन पॉलिसी में, इसलिए आपने वर्चुअल में निपटा दिया इसको। लेकिन ऐसा नहीं है, भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है इसको डाइल्यूट नहीं कर रही है इस मैटर को, या एसईओ उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंस है उसका। तो ऐसा सोचना गलत होगा। मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ, ये सारी चीजें यही बताई हैं। देखो ये लिखा है कि यदि आप सोच रहे हैं कि भारत एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी आभासी तौर पर क्यों करे, ठीक है, ना कि व्यक्तिगत तौर पर, तो शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि नई दिल्ली ने मोदी जी की अमेरिका की राजकीय यात्रा के ठीक बाद रूसी और चीनी नेताओं के साथ मुलाकात की खराब संभावनाओं से बचने के लिए बाइडेन प्रशासन के दबाव में घुटने टेक दी। बात समझ में आई आपको? ये इंग्लिश में भी वही चीज दी गई है, आप यहाँ पे एक बार देख सकते। तो ये ऐसा ऑब्जेक्शन लोग उठा रहे हैं, वही मैंने आपको बताया। तो इसी चीज को हमने क्या किया है, ऐसा यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया है क्या, कि ऐसा कारण नहीं है, ऐसा नहीं है, इसके पीछे ये कोई कारण नहीं है। क्योंकि जो जिस तरीके से पाकिस्तान का जो बिहेवियर है, आपने देखा होगा कि जो वर्चुअल समिट हुआ है इसमें जो पाकिस्तान की तरफ से जिस तरीके से स्टेटमेंट दिए गए, जो बातचीत की गई, वो उसी रवैये पे थी जैसे ओबामा जो राष्ट्रपति हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, उन्होंने जो अपना राग छेड़ दिया था कि साहब अल्पसंख्यकों की स्थिति भारत में खराब है। तो ऐसा ही कुछ जो है, ये भी अपना सफुगा छोड़ दिया। और इनके पहले विदेश मंत्री की जो समिट हुआ था, गोवा में हुआ था विदेश मंत्रियों का, एससीओ के, तो वहां के विदेश मंत्री आए थे गोवा में, तो वो इस सेम भाषा सेम लैंग्वेज वही बोल रहे थे तो इनके प्रधानमंत्री बोल रहे थे। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है। हर चीज अमेरिका के इधर उधर उसको लेना ये ठीक नहीं होगा। अगर अमेरिका के इर्द गिर्द सारी चीजें घूमती तो हम रशिया से फिर ऑयल क्यों खरीदते? आप सोच रहे हैं मेरी बात? क्योंकि इतना तो प्रेशर था। अमेरिका ने तो हमेशा बोला कि आप कंडेम कीजिए, निंदा कीजिए, किसकी? रशिया की, कि साहब यूक्रेन पे युद्ध क्यों किया है, आप उसकी आलोचना करें। भारत ने हमेशा परहेज किया। इवन यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में भी भारत ने क्या किया है, परहेज किया है कि रशिया को, कह सकते हैं, रशिया के अगेंस्ट जाने की। ठीक है, तो वर्चुअली क्यों हुआ है ये हमने इस चीज को बताया। हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी साहब हैं उन्होंने भी अपना स्टेटमेंट दिया है, एक मैंने इस चीज को इसमें मेंशन किया है। नोट्स एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैं इसको सिर्फ समरी फॉर्म में सारी चीजें डिस्कस कर रहा हूँ। तो आगे हम देखेंगे बैकग्राउंड क्या है। तो
मैंने आपको बताया कि 1996 में क्या बना था, संघाई 5 बना। और संघाई 5 के बाद जो है उसी चीज में क्या हो गया, वही चीज फिर किसमें कन्वर्ट हो गई, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि कब बना, 2001 में बना। ठीक है, अब 2001 में जो ये बना है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है, और आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से मेंबर हैं इसके। तो इस समय इसके जो सदस्य हैं, पहले 8 हुआ करते थे। कभी भी आप कोई नोट्स वगैरह कहीं कोई चीज देखने की प्रयास करेंगे तो उसमें 8 मेंबर्स दिखेंगे, लेकिन हाल में ही ईरान के इसमें शामिल हो जाने के कारण इसकी जो सदस्य संख्या है, मेंबरशिप है, वो टोटल जो कंट्रीज हैं वो आपके टोटल 9 हो चुके हैं। ठीक है, और बेलारूस जब शामिल हो जाएगा तो टोटल इसके सदस्य 10 देश इसके सदस्य हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे मैंने वैसे दिया भी है कि फाउंडिंग जो मेंबर्स हैं, संस्थापक सदस्य हैं, वो कौन कौन से देश हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद फिर इंडिया और पाकिस्तान की बात हम लोग कई बार कर चुके हैं। और एक चीज थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आपको समझने वाली बात है, वो क्या है, वो यहाँ पे ये है कि जो कह सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान को जो मेंबर बनाया गया, सदस्यता दी गई इनको फुल मेंबर, एक कजाकिस्तान की राजधानी है जिसको हम बोलते हैं अस्ताना। कजाकिस्तान की जो राजधानी है उसको हम बोलते हैं अस्ताना, वहां पे मेंबरशिप मिला है। ठीक है, ये आपके लिए जानना जरूरी है। लेकिन एक अपडेट और है, वो क्या है कि इसकी जो अब कैपिटल है उसका नाम है नूर सुल्तान। ठीक है, उसका जो नाम है वो नूर सुल्तान है। तो अस्ताना की जगह अब यहाँ जो राजधानी है कजाकिस्तान की वो नूर सुल्तान हो गई है, ये चीज ध्यान रखना। किताबों वगैरह में कहीं आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि अस्ताना दिया गया। चलिए, उसके बाद सवाल यहाँ पे ये है कि अब एप्लीकेशन कोई पेंडिंग नहीं है, जो 2 लोगों ने अप्लाई करना था वो कर दिया है। अब सीधी सी बात है कि 2024 तक जो है वो कह सकते हैं कि 10 सदस्य देश जो है इसके मेंबर बन जाएंगे। अगर हम आगे बात करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ईरान जो है, ईरान को मेंबरशिप यहाँ पे मिला हुआ है। अब ईरान को जो मेंबरशिप मिला हुआ है एससीओ में, उसमें एक सबसे खास बात है कि ईरान को इनवाइट किया गया, ईरान को इनवाइट किया गया है। नई जो ब्रिक्स की समिट है, ब्रिक्स का जो सम्मेलन आगे होने जा रहा है, उसमें ईरान को निमंत्रित किया गया है, इनवाइट। और ये जो नेक्स्ट ब्रिक्स का समिट है, ब्रिक्स का जो समिट है वो साउथ अफ्रीका में या दक्षिण अफ्रीका में होने जा रहा है। अब सवाल यहाँ पे ये है कि ये जो समिट है जो दक्षिण अफ्रीका में होने जा रहा है, यहाँ पे इनको निमंत्रित किया गया है। तो कहीं ना कहीं ईरान जो है ब्रिक्स में और एससीओ में काफी इंटरेस्ट ले रहा है। इसके कारण बहुत सारे हैं जिनको हम अभी समझेंगे। ईरान जो है इसमें क्यों मेंबर बन रहा है, क्यों सदस्य बन रहा है, उसको क्या फायदा है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो ईरान के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने क्या कहा। ईरान के राष्ट्रपति ने ये कहा कि देखिए जो पूरी दुनिया है उसमें डॉलर का डोमिनेंस है। मतलब जब भी हम व्यापार करते हैं, जब भी हम कोई ट्रेड करते हैं, तो हमें ज्यादा से ज्यादा जो पैसा देना होता है जो, वो हमें डॉलर में देना होता है। डॉलर का डोमिनेंस है, ठीक है, डॉलर का जो डोमिनेंस है या जो आधिपत्य है उसका, या जो हेगेमोनी है, उसको हमें ये ध्यान रखना है कि जो आधिपत्य है उसको कैसे रोका जाए। तो ईरान ने यहाँ पे ये कहा कि ऐसा कर सकते हैं कि हम सभी लोग जो है अपनी अपनी करेंसी में, राइट, करेंसी जो है खुद की करेंसी में अगर हम लोग व्यापार करेंगे, ट्रेड करेंगे, तो ये हम जो है अमेरिका का जो डॉलर का जो डोमिनेंस है उसको हम रोक पाएंगे या बचा पाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण बात है। इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं डी डॉलराइजेशन। ठीक है, तो ये काफी न्यूज में रहता है, काफी चर्चा में रहता है। तो ये चीज हमें समझनी चाहिए कि है क्या। आगे हम बात करेंगे कि जो कह सकते हैं कि यहाँ पे ईरान ने जो कहा वो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो देखो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ईरानी जो राष्ट्रपति थे इब्राहिम राइसी, इन्होंने क्या कहा है, अपने जो भी सहयोगी थे उनसे कहा है कि डॉलर को भाई क्या करो, छोड़ दो। ये जो है उन्होंने बात की है। अब क्योंकि जो पश्चिमी दुनिया है, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, अमेरिका जैसे देश हैं, उनका इसमें क्या है, अब पश्चिमी दुनिया का मतलब अमेरिका से ही है। अमेरिका उसको नेतृत्व प्रदान करता है, लीडरशिप प्रोवाइड करता है। तो डॉलर के आधिपत्य जो है, जिसमें हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि ऐसी
विश्व व्यवस्था बने, एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर बने जिसे हम न्यू ग्लोबल ऑर्डर कह सकते हैं, उसमें जो है डोमिनेंस ना हो इसका। इसलिए सभी देश जो है, जो उनकी नेशनल करेंसीज हैं, जो राष्ट्रीय मुद्रा हैं, उनमें क्या करें, उनका उपयोग करें। अच्छा, तो यहाँ पे जो है अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ईरान जो इसमें शामिल हुआ है, ईरान इसमें क्यों शामिल हुआ है और ईरान को इससे क्या फायदे, उसके बेनिफिट्स क्या है, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ईरान के फायदे अगर हम देखेंगे इसमें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से जो ईरान है उसका जो सदस्य बन गया है। अब सवाल ये है कि ईरान जो है इसका जो सदस्य बना है, इसमें जितने भी देश हैं, ठीक है, मेंबरशिप जो मिला है, जितने भी देश हैं, वो सारे देश क्या कर रहे हैं, सारे देशों के साथ जो है ये एससीओ के साथ जब जुड़ जाएगा, उसकी जब कनेक्टिविटी हो जाएगी, तो उसको फायदा होगा सुरक्षा का, सिक्योरिटी का, उसको फायदा होगा ट्रेड का, उसके फायदा होगा एनर्जी का, उसको फायदा होगा कल्चरल एक्सचेंजेस का। तो ये एससीओ के मेंबर के साथ अगर हम उस ग्रुप में शामिल हो जाते हैं तो हमें उसके बेनिफिट होते हैं, और बेनिफिट जो होंगे किन मामलों में होंगे ये हमने डिस्कस किया है। उसके बाद देखेंगे कि ईरान जो है अपनी सिक्योरिटी जो सुरक्षा उसकी जरूरतें हैं उनको पूरा कर पाएगा, और साथ ही साथ जो काउंटर टेररिज्म है, जो आतंकवाद की समस्या है, उससे निपट पाएगा। और यहाँ पे अगर हम सेपरेटिज्म की बात करते हैं, अलगाववाद की बात करते हैं, फंडामेंटलिज्म की बात करते हैं, तो यहाँ भी जो है ईरान जो है अपने आप को क्या कर पाएगा, इन चैलेंजेस से जो है अपने आप को बचा पाएगा। अब यहाँ पे इसमें क्या होगा, ईरान को फायदा क्या होगा कि जो इंटेलिजेंस है, राइट, जो खुफिया जानकारी होती है, उसको सदस्य देश आपस में साझा करते हैं, तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। उसके साथ ही साथ अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो ज्वाइंट मिलिट्री जो एक्सरसाइज होती है, राइट, संयुक्त सैन्याभ्यास होते हैं, उसमें भी ईरान जो है क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है इस प्रकार की जो सुरक्षा चिंताएं हैं, चूंकि कह सकते हैं कि जो कह सकते हैं ड्रग्स है, ड्रग्स अब्यूज है, ड्रग का जो व्यापार होता है, ट्रेड होता है, उसको रोकने में सिक्योरिटी कंसर्न पहले से ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। तो इसीलिए ये जो थ्रेट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं, जो खतरे हैं ईरान के लिए, उनसे वो निपट पाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो ईरान को फायदा ये होगा कि जो इन्वेस्टमेंट है, निवेश है, इन देशों के साथ जब उसको एक्सेस मिलेगा, तो ईरान का जो मार्केट है, राइट, ईरान का जो मार्केट है, ईरान जो दूसरे देशों को सप्लाई करना चाहेगा, व्यापार में, ट्रेड में उसको फायदा होगा। इसीलिए जो है उसके पोटेंशियल जो पार्टनर्स हैं यहाँ पे, उनके साथ जो है वो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए वो जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे सबसे खास बात है कि ईरान जो है तेल का, चूंकि तेल का भंडार वहां बहुत ज्यादा है ईरान के पास, ईरान के पास जो आर्थिक प्रतिबंध है, इकोनॉमिक सैंक्शन है, वो ईरान के ऊपर अमेरिका ने क्या कर दिए हैं, अमेरिका ने जो है वो इम्पोज कर दिए। तो ऐसी स्थिति में जो है अमेरिका जब उसका दुश्मन बना हुआ है, ईरान और अमेरिका के बीच में जब 36 का आंकड़ा चल रहा है, तो सैंक्शन भी लगे हुए हैं, तो ईरान कहीं ना कहीं ये चाहता है कि वो अमेरिका को चैलेंज कर सके, और जो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर है, जो इमर्जिंग विश्व व्यवस्था है आफ्टर कोविड-19, तो ऐसी स्थिति में जो है वो कहीं ना कहीं ऐसे देशों के साथ जो है जुड़ सके, जो कि कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि वह अमेरिका के विरोधी। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि भारत भी तो इसमें शामिल है, भारत तो अमेरिका का विरोधी नहीं है, ये गलत बात है, लेकिन फिर भी जो अगर आप मेंटेलिटी देखेंगे, तो जो चाइना और रशिया की जो मेंटेलिटी है, उनका जो मानसिक सोच है, वो यही दर्शाता है। इसीलिए ईरान जो है आज रशिया और चाइना के नजदीक आ रहा है या करीब आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि किस प्रकार से जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं वो अपने तेल को बेच सकेगा, और उससे जो है उसको वो है इकोनॉमिक रूप से जो उसको फायदा हो। तो यहाँ पे हमने ये बात की है। उसके बाद जो है ईरान के साथ एक सबसे खास बात है कि जो उसका ऑयल है, गैस है, पाइपलाइन है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, वो भी काफी स्ट्रेंथन होगा, मजबूत होगा। और जो रीजनल एनर्जी पॉलिसीज हैं उनमें वह पार्टिसिपेट कर सकता है, वह कंट्रीब्यूट कर सकता है। सवाल यहाँ पे ये है कि जो कह सकते हैं कि जो इंटरनेशनल जो मुद्दे चल रहे हैं इंटरनेशनल अफेयर्स में, और
और उसके बाद जो मल्टीलेटरल जो इंगेजमेंट है वो कहीं ना कहीं जो है ईरान के दूसरे देशों के साथ बढ़ेंगे। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जब वो साथ में आएगा तो बहुत सारे जो ग्लोबल इश्यूज होते हैं उनको एड्रेस कर पाएगा और अपनी जो फॉरेन पॉलिसी विदेश नीति है उसको वो ठीक से कह सकते हैं अंडरलाइन कर पाएगा, एड्रेस कर पाएगा। और जहां तक अमेरिका के साथ उसके जो संबंध है, जो रिलेशन है, जो डिस्टर्ब है, कहीं ना कहीं वह अमेरिका को भी चुनौती देना चाहता है इस माध्यम से, इन प्लेटफॉर्म से जुड़ के। उसका एक जब डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जुड़ जाएगा तो उसकी स्थिति काफी मजबूत हो जाएगी, ये मानना है। आप समझ चुके होंगे कि ईरान का क्या इंटरेस्ट है, ईरान क्यों इसमें शामिल होना चाहता है। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे जो बेलारूस है, बेलारूस उसमें कह सकते हैं कि अभी मेंबरशिप के लिए उसने अप्लाई किया है, एससीओ के मेंबरशिप के लिए। हम बेलारूस के बारे में ये जान लेते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो रशिया में आज हुआ है, राइट, उसमें कहीं ना कहीं बेलारूस जो है वो रशिया के साथ खड़ा हुआ। जब आप देखेंगे यूक्रेन पे वॉर हुआ, यूक्रेन में जो युद्ध हुआ है, तो ऐसे में रशिया का साथ दिया है हमेशा बेलारूस ने। और बेलारूस को जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, पश्चिमी देश हैं, नाटो के कंट्रीज हैं, वो कहीं ना कहीं बेलारूस को जो है अपना विरोधी मानते हैं। और ऐसी कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो बेलारूस आज रशिया के साथ खड़ा हुआ है। और बेलारूस की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका रही है रशिया में जो बगावत हुई है, म्यूटिनी हुआ है, उसको सप्रेस करने में, उसको दबाने में। तो बेलारूस के ऊपर जो प्रतिबंध लगाए हैं वेस्टर्न कंट्रीज ने, तो कहीं ना बेलारूस भी चाहता है कि हम भी जो है क्या करें, हम भी इसमें जो है शामिल हो सकें। और जिस तरीके से स्थिति ईरान की बनी हुई है या रशिया की बनी हुई है, ये भी जो है उसी श्रेणी में या उसी कतार में खड़ा हो जाता है आगे। आप समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। तो इस तरीके से जो है बेलारूस में जो है इसका अगला 2024 तक इसका सदस्य बन जाएगा, मेंबर बन जाएगा। अब यहाँ पे समिट की थीम क्या है, तो मैं पहले ही बता चुका आपको, सुरक्षा जो है इंपॉर्टेंट, सुरक्षा की थीम जो यहाँ पे बात की गई। अब यहाँ पे वही चीज मैंने आपको बताई है कि सिक्योर, राइट, ये इसकी थीम थी। एग्जाम में, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में अक्सर पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। तो ये मैंने आपको बताया, इसको आप देख लीजिए। भारत की एससीओ की जो अध्यक्षता है उसका थीम जो है सुरक्षित है। इसका अर्थ है सुरक्षा, आर्थिक विकास, कनेक्टिविटी, एकता, समरूपता, क्षेत्रीय अखंडता के लिए सम्मान और पर्यावरण संरक्षण। ये यही चीज इंग्लिश में दी गई है ऊपर, तो मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में है, इसलिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एज इट इज वही चीज दी गई है। अब यहाँ पे हम देखेंगे ये जो स्पीच है मैंने नोट्स में डाली है। कभी भी जो प्रधानमंत्री ने जो स्पीच दी है, उन्होंने जो एड्रेस किया है वो मैंने इसमें दिया हुआ है। तो ये एड्रेस है उनका कि क्या उन्होंने एड्रेस किया है। तो सबसे पहले उन्होंने जो बात की है, क्या एड्रेस किया है प्रधानमंत्री जी ने इस समिट में, हम उसकी चर्चा करेंगे। तो उन्होंने बताया कि इंडियाज एआई बेस्ड लैंग्वेज प्लेटफॉर्म भाषिनी। तो ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एआई बेस्ड लैंग्वेज क्या है। एआई बेस्ड जो लैंग्वेज प्लेटफॉर्म है वो भाषिनी है। तो भाषिनी क्या है, ये आपको प्रीलिम्स के लिए ध्यान रखना। और भाषिनी की बात उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि लैंग्वेज बैरियर जो है या भाषा संबंधी जो बाधाएं हैं एसयू के अंदर, इस भाषिनी के द्वारा जो है उसको दूर किया जा सकता है। क्योंकि आप देखेंगे आधिकारिक भाषा जो है वो रशियन है, चाइनीज है एससीओ की। तो लैंग्वेज बैरियर तो है, बाधा तो है ही। हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी हिंदी में बात करते हैं वहां पे। तो इस माध्यम से जो है ये जो लैंग्वेज का जो प्रॉब्लम है वो भाषिनी के द्वारा जो है, जो कि एआई प्लेटफॉर्म है, इसको एड्रेस किया जा सकता है। ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का यहाँ पे कहना था। ठीक है, यही चीज एसयू के भीतर भाषा बाधाओं को दूर करने के लिए भारत के एआई आधारित भाषा मंच भाषिनी। तो ये भाषिनी क्या है, ऐसा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है। ऐसी छोटी छोटी चीजें जो है जो एग्जाम में पूछी जाती है। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि हमारी जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है उस पर उन्होंने फोकस किया। आज बहुत जरूरी है, डिजिटल टेक्नोलॉजी पूरा विश्व उस तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने समावेशी विकास की बात की, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात की। इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जिसमें डेवलपमेंट सभी का हो, इंक्लूसिव।
अब यहाँ पे एक चीज और है, वो ये है कि जो संयुक्त राष्ट्र है और अन्य वैश्विक संस्थान है, उसमें भारत सुधारों के लिए क्या कर रहा है। तो हमें ये ध्यान रखना है यहाँ पे, एससीओ के मंच से, एससीओ के प्लेटफॉर्म से क्या किया जा सकता है कि जो आज आवाज उठ रही है कि जो वैश्विक संस्थान है जैसे यूनाइटेड नेशंस है, संयुक्त राष्ट्र है, इनमें सुधार होना चाहिए, इनमें रिफॉर्म्स होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एससीओ की जो आवाज है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है रिफॉर्म्स के लिए, इस पर ऐसी बातचीत चल रही है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने खुशी जताई कि भाई ईरान जो है इस परिवार, एससीओ परिवार का एक सदस्य बन गया है। तो यही जो है इस चीज में बताया गया है। और एक यहाँ पे एक सबसे खास इंपॉर्टेंट बात है कि भारत जो है एक प्रोजेक्ट है पीआरआई, ध्यान रखना, एक प्रोजेक्ट है जिसको हम बोलते हैं पीआरआई, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है बीआरआई क्या है, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये बीआरआई प्रोजेक्ट किसका है, ये चाइना का। और ये जो बीआरआई प्रोजेक्ट है इसको भारत इसका विरोध करता है, और भारत इसका विरोध करता है, बाकी जो देश है एससीओ के वो इसका समर्थन करता है। लेकिन भारत जो है, यहाँ पे भारत ने विरोध जताया कि हम बीआरआई को, ठीक है, बेल्ट एंड रोड जो इनिशिएटिव है उसका हम विरोध करते हैं, जैसा कि हम पहले से ही करते हैं। तो बाकी सारे देश सपोर्ट करते हैं, लेकिन भारत जो इसको कह सकते हैं विरोध करता है। देखो भारत ने दोहराया कि वो चीन के बीआरआई बेल्ट एंड रोड पहल का समर्थन नहीं करता। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब बाकी के सदस्य जो है वो सपोर्ट करते हैं, लेकिन भारत नहीं करता है। अब भारत क्यों नहीं करता है ये हमको समझना पड़ेगा। भारत इसको क्यों सपोर्ट नहीं करता है, भारत इसलिए सपोर्ट नहीं करता है कि जो बीआरआई प्रोजेक्ट जो है ये कहीं ना कहीं बॉर्डर रोड इनिशिएटिव है। ये देखिए इस तरीके से जो है चाइना का ये प्रोजेक्ट है ये, और ये जो प्रोजेक्ट है इसको हम सपोर्ट नहीं करते हैं, ऐसा कहा गया। अब यहाँ पे एक सवाल ये है कि ऐसा भारत क्यों करता है। भारत ऐसा इसलिए करता है क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट भारत के कश्मीर से होके निकलता है, ठीक है। और भारत की जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है, ठीक है, पीओके जिसको बोलते हैं, ठीक है, पूरा कश्मीर हमारा है। अब कश्मीर के एक छोटे से हिस्से पर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है, जिसे हम पीओके कहते हैं। अब जिसको जिसको हम पीओके कहते हैं, वही पीओके से एक बीआरआई का जो प्रोजेक्ट है, जैसे हम सी पैक कहते हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वहां से निकलता है। अब साहब आप हमारे घर से रास्ता निकाल रहे हैं और हमसे ही पूछ नहीं रहे हैं, राइट, तो फिर हम तो इसका विरोध करेंगे। तो ये भारत जो है शुरू से इसका विरोध करता रहा है। क्यों कर रहा है ये भी हमने आपको समझाया। तो यहाँ पे यही चीजें जो है इसमें दिया गया है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये प्रोजेक्ट है, इसको यहाँ पे एड्रेस किया गया है, ये बताया गया है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कि यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो एससीओ है, एससीओ की 5 पिलर्स है। अब ये 5 पिलर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से कॉपरेशन एरियाज हैं, वो हमें ध्यान रखना है। तो इसके जो कॉपरेशन एरियाज हैं वो हैं, सबसे पहले क्या है, स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन, ट्रेडिशनल मेडिसिन, ठीक है, यूथ एम्पावरमेंट, डिजिटल इंक्लूजन, शेयर बुद्धिस्ट हेरिटेज। ये 5 पिलर्स हैं, न्यू 5 पिलर्स। ये हिंदी में भी दिए गए 5 नए स्तंभ कौन कौन से हैं, ये आपको एक बार ध्यान रखना। अब देखिए जो हम एशिया में रहते हैं, आप जो एशिया में रहते हैं, तो एशिया में जो है, जो यूरेशिया है, ठीक है, उस यूरेशिया में एससीओ जो है एक शांति, पीस, समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी और विकास, डेवलपमेंट के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म के रूप में इमर्ज हुआ है, उभरा है, ठीक है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया है, ये हमें मुख्य परीक्षा वगैरह में लिखना चाहिए इसको, इसलिए मैंने इसको जो है साथ में ऐड किया है। अब यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना क्या है कि इस क्षेत्र के साथ भारत के हजारों वर्ष पुराने सांस्कृतिक और पीपल टू पीपल संबंध है, मतलब हमारे कल्चरल रिलेशन रहे हैं, हिस्टोरिकल कल्चरल रिलेशन रहे हैं,
आज भी इन देशों में भारत की जो हिंदी पिक्चरें हैं वो मूवीज देखी जाती हैं। काफी कह सकते हैं कि हमारे जो अभिनेता हैं वो वहां पे काफी पॉपुलर हैं, कल्चरल हमारे टाइज हैं। तो ये चीज इन्होंने बताया है। और यहाँ पे उन्होंने बताया कि हम इस क्षेत्र को एक्सटेंडेड नेबरहुड ही नहीं, एक्सटेंडेड फैमिली की तरह देखते हैं। भारत की जो विदेश नीति है, वो भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है, वो फॉरेन पॉलिसी क्या है? वो फॉरेन पॉलिसी ये है कि भारत के जो पड़ोसी हैं उनके लिए भारत की जो विदेश नीति है वो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। पहला जो सर्कल है भारत के चारों तरफ वो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, पड़ोसी पर। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि एक्सटेंडेड नेबरहुड क्या है, तो जो पड़ोसी के पड़ोसी है उनको हम बोलते हैं एक्सटेंडेड नेबरहुड। तो भारत की विदेश नीति है उसे हम बोलते हैं एक्सटेंडेड नेबरहुड। लेकिन यहाँ पे मोदी साहब ये कह रहे हैं कि हम एक्सटेंडेड नेबरहुड नहीं, हम एक्सटेंडेड फैमिली की तरह देखते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कभी भी आप जो है इस चीज को मेंशन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि देखिए अभी G20 के जो सम्मेलन हो रहा है, G20 का जो समिट हो रहा है, उस समिट में जो है क्या किया गया है कि हमने एक हमारा जो स्लोगन है वो क्या है, हमेशा ध्यान रखना, वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब होता है कि पूरी जो कह सकते हैं कि पूरा जो विश्व है वो एक परिवार की तरह है। तो हमने दो मूलभूत सिद्धांतों पर जो है काम किया है, और पहला हमारा जो मूलभूत सिद्धांत है वो वसुधैव कुटुंबकम है, यानी हम भरोसा करते हैं कि पूरा जो विश्व है वो एक फैमिली है, वो एक परिवार है। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो वसुधैव कुटुंबकम की बात की गई है, तो यहाँ पे वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर जैसी बात भारत करता है। अब हम आगे बात करेंगे तो उसमें क्या बात की गई है, इसमें ये बात की गई है कि सिक्योर, ठीक है, हमारा जो थीम है सिक्योर, मैंने आपको पहले भी बताया, तो उसको थोड़ा देख लेते हैं कि सिक्योर क्या है। सिक्योर का मतलब है यानी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, यूनिटी, रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड इकोनॉमिक प्रोटेक्शन। ये सिक्योर का मतलब है जो आपको ध्यान रखना। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक सबसे खास बात है कि आज इस युद्ध के बाद, इस कह सकते हैं कि कोविड-19 के बाद की अगर आप सिचुएशन देखेंगे तो पूरे दुनिया में बहुत सारे संकट आ गए, संकट खड़े हो गए। अब आप बोलेंगे सर ये कौन कौन से संकट खड़े हो गए, तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि पहला जो संकट है उसमें हम देखेंगे कि जो सप्लाई चेन है, क्योंकि कोरोना में क्या हो गया था, सब जगह सारी चीजें ठप हो गई थी, सारी चीजें रुक गई थी। तो ऐसी स्थिति में जब सारी चीजें ठप हो गई थी, रुक गई थी, तो ऐसी स्थिति में क्या है कि पूरा सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गया था। आज जब पूरा सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गया था तो हम आगे जाके कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आए, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हमने जो ग्लोबल चैलेंज फेस किया है वो सप्लाई चेन फेस किया है। आपूर्ति श्रृंखला जिसको बोलते हैं, आपूर्ति श्रृंखला की चुनौतियां। उसके बाद जो खाद्य है, फूड है, फ्यूल है, ईंधन संबंधी है, फर्टिलाइजर सप्लाई है, ये हमने पूरी दुनिया में देखा कि किस तरीके से इनकी कीमतें बढ़ गई, किस तरीके से सप्लाई डिस्टर्ब हो गई। तो ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। यहाँ पे आप देखेंगे कि इसी बारे में बात की हमारे प्रधानमंत्री जी ने कि क्या क्या चैलेंजेस हैं। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पे चाबहार पोर्ट की बात की। देखिए चाबहार पोर्ट जो है वो ईरान में है। अब चाबहार पोर्ट जो ईरान में है, भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है चाबहार पोर्ट। अब चाबहार पोर्ट कैसे इंपॉर्टेंट है, तो उन्होंने चाबहार पोर्ट की भी बात की। देखिए ये चाबहार पोर्ट है, अब यहाँ पे ये पाकिस्तान है। अगर हमें अफगानिस्तान को एक्सेस चाहिए, अफगानिस्तान को हमें जाना है, अफगानिस्तान के साथ रिलेशन बढ़ाने हैं, या हमें सेंट्रल एशिया को हमें जाना है, सेंट्रल एशिया के अंदर, तो हमारे लिए मुंबई से हम क्या कर सकते हैं, हम सीधे चाबहार पोर्ट जा सकते हैं। ये चाबहार पोर्ट का निर्माण भारत ने किया है, ये ध्यान रखना है। इस पे निर्माण करने में भारत की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। उसी तरीके से चाइना ने ग्वादर पोर्ट बनाया, बगल बगल में ही देखिए आप, चाइना ने ग्वादर पोर्ट बनाया और भारत ने क्या किया है, ये चाबहार पोर्ट बनाया। तो इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ से सीधा रास्ता कहाँ जाता है, यहाँ हम काबुल तक पहुंच सकते हैं इस रास्ते के द्वारा। तो अब देखिए चाबहार पोर्ट और इसके बीच में 72 किलोमीटर का अंतर है। तो ये चाबहार पोर्ट भारत के लिए सामरिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उन्होंने इसकी चर्चा की, तो आपको मैंने चाबहार पोर्ट के बारे में समझा। ये काफी चर्चा में था, यूपीएससी ने एक बार पूछा कि चाबहार पोर्ट किस देश से संबंधित है, यह प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न है।
आगे हम देखेंगे तो ये देखिए, ये वही चर्चा वही की गई है, यही चीज मैंने आपको दिखाई है। देखिए चाबहार है, ग्वादर है, ये कराची है, इस तरीके से हम डायरेक्टली हमारी कनेक्टिविटी यहाँ हो सकती है। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या किया है, प्रधानमंत्री जी ने एक नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की भी बात। देखिए ये क्या है, अभी आपको समझना है कि जो सेंट्रल एशिया की जो कंट्री है, जो मध्य एशिया के देश हैं, ये सारे देश कैसे हैं, ये सारे देश जो हैं, ये कहीं ना कहीं जो है, ये सारे देश जो हैं, इनके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि ये लैंड लॉक कंट्री है। लैंड लॉक का मतलब समुद्र नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप देखेंगे, तो अगर हमें इंडिया से पहुंचना है, इंडिया से जाना है, और इंडिया से अगर हमें जाना है और हमें मॉस्को जाना है, तो मॉस्को जाने के लिए हमको ये लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। देखिए आप इतना लंबा रास्ता तय करके यहाँ पे जा सकते। तो ये जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की जो बात की गई है, जो यहाँ से लेके यहाँ तक जाता है, तो ये शॉर्ट रूट है। देखिए ट्रेड के लिए भी अच्छा होगा, कनेक्टिविटी के लिए भी अच्छा होगा। तो ये जो है कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है हमारे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, अगर हमें सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचना है, मॉस्को पहुंचना है, तो हमें ये रास्ता लंबा तय करना पड़ता है। और इसके खुल जाने से, इसके हो जाने से, तो ये यहाँ से निकलता है। ये प्रीलिम्स के लिए ध्यान रखना है कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कहाँ से जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे प्रधानमंत्री ने जो है शिखर सम्मेलन में सबसे पहले उन्होंने क्या किया, ये हमारे कह सकते हैं शरीफ है, इनका नाम ही शरीफ है खाली, बाकी शरीफ तो है नहीं। ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। तो भारत ने सीधा सीधा जो है, इनका नाम तो नहीं लिया, लेकिन सीधा सीधा जो है पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं उनको क्या किया, उनको एड्रेस किया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बताया आतंकवाद के बारे में, कि भाई आतंकवाद जो है, कोई भी आतंकवाद जो है, कह सकते हैं जो देश जो है आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं, आतंकवाद बहुत बड़ी समस्या है, आतंकवाद को जो सपोर्ट करते देश, उनका उन्होंने जो है बिना नाम लिए पाकिस्तान की तरफ टारगेट किया सीधा, कि आतंकवाद खत्म होना चाहिए, डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए, और आतंकवाद पूरी दुनिया की शांति के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये देखिए इनको एड्रेस कर रहा है ये, ठीक है, और ये चुपचाप से बैठे बैठे सुन भी रहे हैं, देखो आप जरा, ठीक है, उनको भाषण चल रहा है, इनको प्रवचन दिया जा रहा है बीच में। और यहाँ पे एक सबसे खास बात है कि ये भारत ने जो कहा है कि आतंकवाद जो एक खतरा है, एक रीजनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी खतरा है, रीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी खतरा है, और साथ ही साथ जो है ये खतरा जो है, ये ग्लोबल पीस के लिए भी खतरा है। तो हमें आतंकवाद के खिलाफ लड़ना है, ये हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। और इसमें डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए कि साहब आज हमारे लिए दुश्मन देश पे हो रहा है तो अच्छा है, ठीक, दुश्मन देश पे हो रहा है तो अच्छा, हमारे लिए तो बुरा है। तो डबल स्टैंडर्ड वाली बातें नहीं होनी चाहिए। और इस तरीके की कोई भी जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, ऐसी नीतियां जो इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, आतंकवाद को पनाह नहीं देना चाहिए, और ऐसे देशों को खुल के सामने आना चाहिए, ये उन्होंने कहा। ठीक है, इसमें उन्होंने जो है कह सकते हैं कि कह सकते हैं यहाँ पे आप देखेंगे एक, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, जो चाइना है, ये पाकिस्तान हो गया, ये चाइना है, चाइना को ये मैसेज दिया, चाइनीज राष्ट्रपति चुपचाप सुन रहे हैं, इनको मैसेज दिया भाई डबल स्टैंडर्ड मत बनो आप, ठीक है, यहाँ पे इनको बताया गया कि आप डबल स्टैंडर्ड मत बनिए। अब यहाँ पे कह सकते हैं पाकिस्तान ने वही राग अपनाया, अपना कौन सा वाला, पाकिस्तान ने वही राग अपनाया कि साहब कह सकते हैं कि माइनॉरिटीज की सुरक्षा हो भारत में, इस पर ध्यान देना चाहिए। और इन्होंने कहा कि आप टेररिज्म की बात करके जो है अपनी डिप्लोमेसी का हथियार मत बनाए, ठीक है, इसके द्वारा आप काम मत करें। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि इस तरीके से जो है इन्होंने ये बात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अपनी बात रखी है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है दोनों देशों के बीच में एक इस तरीके से जो है बातचीत चली है दोनों के बीच में। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, वो ये कहेंगे कि किसी भी तरीके से जो है कह सकते हैं कि भारत का पाकिस्तान का कहना है कि आप क्या न करें, घरेलू राजनीतिक एजेंडे की पूर्ति के लिए धार्मिक अल्पसंख्यकों का राक्षसीकरण नहीं किया जाना चाहिए। मतलब वही सेम लैंग्वेज बोल रहे हैं, कौन सी वाली, ओबामा वाली, ठीक है। और इन्होंने कहा कि आतंकवाद के मुद्दे का इस्तेमाल कूटनीति मुद्दे उठाने के लिए नहीं करना चाहिए, ठीक है, ये उन्होंने बताया। देखिए, countries should not use the issue of
टेररिज्म फॉर डिप्लोमेटिक पॉइंट स्कोरिंग, ये उन्होंने कहा। और इन्होंने माइनॉरिटीज की बात की। तो ये किसका कहना है? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। ठीक है, यहां पर तक बात चली है। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि ये मेन चीजें मैं आपको डिस्कस करता जा रहा हूँ, जो चीजें हमारे लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब पुतिन साहब की थोड़ा बात कर लेते हैं। हमने पाकिस्तान की बात की है, पुतिन साहब की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो वैगनर जो म्यूटिनी हुआ था, वैगनर जो विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह के बाद पहली बार जो है ये कह सकते हैं पब्लिक उनका प्रेजेंस रहा है ये समिट में। और कहीं ना कहीं ये वैगनर सेना ने, जो प्राइवेट आर्मी है रशिया की, जिसने विद्रोह किया था, तो पहली बार जब ये सामने आए तो कहीं ना कहीं रशिया के ऊपर कितना कंट्रोल है पुतिन साहब का, ये उन्होंने यहाँ पे प्रेजेंट करना था। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो कि मैंने आपको बताया कि बेलारूस ने मीडिएटर मध्यस्थता की, उसके बाद ये जो है क्या किया गया, इस विद्रोह को कह सकते हैं विफल कर दिया गया। अब यहाँ पे उन्होंने क्या कहा, पुतिन साहब ने कहा कि हम जो है एक मल्टीपोलर वर्ल्ड चाहते हैं, बहुत ध्रुवीय व्यवस्था, जिसमें कोई एक शक्ति ना हो, शक्ति के जो केंद्र हो बहुत सारे देश हो, इसकी बात की है। इन्होंने कहा कि जो पूरा विश्व होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जिसमें बेस्ड ऑन इंटरनेशनल लॉ, अंतर्राष्ट्रीय कानून की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करें, बेटर सेंट्रल कोऑर्डिनेटिंग रोल ऑफ द यूएन, यूनाइटेड नेशंस के नेतृत्व में, लीडरशिप में। थोड़ा सा यहाँ पे मैं क्रिटिसिज्म तो नहीं करूंगा, आलोचना तो नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी अपने एक पक्ष रखूंगा। वो इंटरनेशनल लॉ और सॉवरेनिटी की बात पुतिन साहब कर रहे हैं, लेकिन पुतिन साहब को ये नहीं पता कि उन्होंने यूक्रेन पर खुद युद्ध कर दिया। तो ये जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, मुझे लगता है कि जो बोल रहे हैं और जो कर रहे हैं दोनों में फर्क है। ये मैं आपको बताना चाहूंगा। अब चूंकि भारत सरकार रूस की कभी भी क्या नहीं करती, क्रिटिसिज्म नहीं करती है, तो हमें भी इससे परहेज करना चाहिए। लेकिन मैंने अपनी बात रखनी थी इसलिए रख दिया। तो आपको कह सकते हैं कि आपको जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी है उसके फेवर में बात करनी है, वो जो स्टैंड करती है वही चीज। हमें हमारी ओपिनियन इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखना है आपको। ये मैंने सिर्फ बात की है, तो इसलिए आपको उसी चीज पे जाना है, ना कि आप एक इस तरीके से लिखे जैसा मैंने कहा है, तो ये गलत होगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि पुतिन साहब ने क्या कहा कि जो पश्चिमी देश है वो क्या करते हैं, अपने अपने कह सकते हैं अपनी जरूरतों के लिए, अपनी नेशनल इंटरेस्ट के लिए क्या करते हैं, वो सैंक्शन लगाते हैं। और आज जो रशिया जो है पश्चिमी देशों से, अमेरिका जैसे देशों से क्या कर रहा है, वो जो है कह सकते हैं कि प्रतिबंध झेल रहा है। रशिया को जो आज दिक्कत हुई है, जो परेशानियां बनी हुई है, लेकिन फिर भी पुतिन साहब ने कहा कि नहीं साहब, इससे रशिया और मजबूत बना है, विद्रोह की बात भी हम सब एक हैं और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की है पूरे एससीओ के कंट्रीज को। ये और मेरे कहने का तो पूरी दुनिया को उन्होंने मैसेज दिया है। तो बाहरी प्रतिबंध दबावों उकसावे का मुकाबला करता है, हम पहले से जैसे हैं और अच्छे हो गए, मतलब डेवलपमेंट हमारा जारी है, ऐसा उन्होंने कहा है। ये देखिए उन्होंने यही कहा है जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। उन्होंने कहा कि रूस के खिलाफ एक हाइब्रिड युद्ध छेड़ा जा रहा है और हम जो है इसका विरोध करते हैं, हम सब एक, ऐसा उन्होंने यहाँ पे बताया। तो आप चीज देखिए, यहाँ पे हमने भले ही पाकिस्तान को थोड़ा कटाक्ष किया है, लेकिन रशिया का हमने कोई विरोध नहीं किया डायरेक्टली। कोई भी हमने कभी भी मैंने आपको बताया, रशिया को हमने कभी अपोज नहीं किया है, ठीक है। और हमने डिप्लोमेसी के द्वारा, बातचीत के द्वारा इस समस्या का सॉल्यूशन निकालने की हमेशा बात की है। यही चीज आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अभी जो है हमारे प्रधानमंत्री जी जो है वो वापस लौटे हैं अमेरिका से। अब यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे हम चाइनीज राष्ट्रपति जी की बात कर लेते हैं। ये भी अपना ही राग अलाप रहे थे, अपनी बात कर रहे थे कि साहब बहुत अच्छा है ये जो एससीओ का मंच है, इसके द्वारा हम अपने लॉन्ग टर्म जो इंटरेस्ट है उनको पूरा कर सकते हैं, अपनी फॉरेन पॉलिसी को स्वतंत्र रूप से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा है ये मंच। और इन्होंने कहा कि जो आज जिस तरीके से कोल्ड वॉर में जो सिचुएशन चल रही थी, उस मेंटेलिटी को छोड़ा जाए, देश अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अपनाए। अब उनका इशारा अमेरिका की तरफ था और भारत की तरफ था कि भारत को स्वतंत्र विदेश नीति अपनाना चाहिए, यूएसए के बहकावे में नहीं आना चाहिए, ठीक है। इस तरीके की बातें जो है इन साहब ने की है। देखिए ये बात की कि किसी शिविर में नहीं जाना चाहिए, किसी कैंप में नहीं जाना चाहिए, तो टारगेट उनका सीधा अमेरिका था, चाइना और भारत को मैसेज था। ये समझने वाली बात है यहाँ पे।
तो इस तरीके से जो है इन्होंने अपनी बात यहाँ पे रखी है और रीजनल पीस की उन्होंने बात की है। अब सवाल यहाँ पे ये है कि ये जो बात कर रहे हैं सी साहब जो बात कर रहे हैं, ये दो तीन चीजें, ये भी वही बोल रहे हैं क्या कि बाहरी शक्तियों का हस्तक्षेप का विरोध करना चाहिए, जो बाहर का मतलब अमेरिका की तरफ इशारा कर रहा है। दूसरी बात है नेशनल करेंसीज की बात जो ईरान ने की है वही इन्होंने भी की है, और सभी प्रकार के जो प्रतिबंध है उनका विरोध करना चाहिए। जैसे अमेरिका पे प्रतिबंध लगा हुआ है, सॉरी अमेरिका ने जो प्रतिबंध लगाया हुआ है रशिया के ऊपर या और देशों के ऊपर, तो इससे बचना चाहिए। तो इन्होंने यही बात की है। और हमारे मनीष तिवारी जो कांग्रेस के हैं, इन्होंने ये कहा है कि चाइना के साथ मुद्दे उठाने चाहिए, जो हमारे डिस्प्यूट हैं एलएसी के वो उठाने चाहिए, ऐसा इनका कहना है। तो मैंने इसको भी कवर यहाँ पे किया है। उसका देख सकते हैं कि एसयू जो है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एसयू कोई ऐसा संगठन नहीं है, एसयू कोई ऐसा संगठन नहीं है जो किसी देश के, एसयू कोई ऐसा संगठन नहीं जो किसी देश के खिलाफ खड़ा हुआ है। मान लिया अमेरिका, अमेरिका ये ना समझे कि साहब ये हमारे खिलाफ है। तो ये चीज यहाँ पे क्लियर है कि ऐसा कोई संगठन नहीं है। कैसा संगठन है? एक इकोनॉमिक है, सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन नहीं है नेटो जैसा, राइट। तो नेटो और एसयू में फर्क आप समझिए। नेटो जो है वो मिलिट्री के लिए काम करता है, मिलिट्री कॉपरेशन के लिए काम करता है, लेकिन सिक्योरिटी और कह सकते हैं कि सिक्योरिटी के लिए ज्यादा ध्यान देता है। तो दोनों में फर्क समझिए आप इस बात को। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे ये बात की गई है। और यहाँ पे जो एसयू के लीडर हैं, इन्होंने, मैंने आपको बताया कि नेशनल करेंसीज में बिजनेस करें, ये बात की गई है यहाँ पे। और यहाँ पे ध्यान रखना है, एसयू समिट पे नई दिल्ली घोषणा पत्र लाया गया, नई दिल्ली डिक्लेरेशन जिसको हम कहते हैं। तो इस डिक्लेरेशन में क्या बात की गई है? डिक्लेरेशन में बात की गई सॉवरेनिटी का ध्यान रखा जाए, देशों की लिबर्टी का ध्यान रखा जाए, उसके बाद स्टेट्स की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसका ध्यान रखा जाए, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, और किसी के नॉन इंटरफेरेंस होना चाहिए, और हमें जो एक फोर्स प्रयोग नहीं करना चाहिए, धमकी नहीं देना चाहिए, ऐसा ऐसा बताया। आप सोचो कितना अगेंस्ट है ये। हम डिक्लेरेशन कर रहे हैं, साइन कर रहे हैं, रशिया भी उल्टा कर रहा है और साथ में चाइना भी कर रहा है भारत के खिलाफ। मुझे लगता है खोखली बात है। रशिया के खिलाफ मत लिखना, लेकिन चाइना के खिलाफ तो आप लिख ही सकते, ठीक है। जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये मुझे लगता है ये खोखले दावे। और क्योंकि चीन के साथ देखो ना, 3 साल से हमारा क्या चल रहा है, यही तो चल रहा है। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या बात की गई है। हाँ, चीन इन सभी सिद्धांतों का उल्लंघन करता है जिसके भारत के साथ उसके संबंध भी शामिल है। वह 3 साल से अधिक समय से सैन्य गतिरोध में फंसा हुआ है। तो हमारे क्या है, हमारे सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं इनके साथ में, और हमारे टेंस रिलेशन है इनके साथ। अब एक खास बात ये है कि मैंने आपको बताया कि ये इसका महत्व क्या है, ये यूरेशिया का लीडरशिप प्रोवाइड करता है, और इसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके जो सदस्य हैं वो 9 कंट्रीज हैं, और एक क्षेत्रीय संगठन है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है ये, चूंकि यूरेशिया में यूरेशिया को लीडरशिप प्रोवाइड करता है, इसमें मैंने बताया। और इसमें 4 न्यूक्लियर पावर्स। अब यहाँ पे सवाल ये है कि भारत के लिए यहाँ पे भारत का महत्व क्या है। तो भारत को एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिल जाता है, भारत एक ब्रिज के रूप में काम कर सकता है, क्योंकि भारत क्वाड में भी है और भारत इन देशों में भी, एससीओ के साथ में भी, तो ब्रिज के रूप में काम कर सकता है। और सवाल ये है कि भारत जो है इस प्लेटफॉर्म पे रहकर जो पाकिस्तान के साथ हमारे प्रॉब्लम्स है उनको रिजोल्व कर सकता है, हमारी चाइना के साथ जो प्रॉब्लम है उनको रिजोल्व कर सकता है, हम रशिया के साथ यहाँ साथ में आ जाते हैं, सेंट्रल एशिया के साथ कंट्रीज के साथ हम साथ में आ जाते हैं, ईरान के साथ हमें एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। तो इन देशों के साथ हमारे रिलेशन बढ़ाने में काफी महत्वपूर्ण होगा। और लेकिन चैलेंजेस है भारत के लिए बहुत सारे। क्या है? आइडियोलॉजिकल चैलेंजेस हैं, डिफरेंसेस हैं, सब जगह विचारधाराओं का अंतर है, कुछ डेमोक्रेटिक कंट्री है, कुछ डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं, ये भी एक चैलेंज है। बायलैटरल इश्यूज यहाँ पे हैं, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के हैं, इंडिया और चाइना के हैं, ये भी एक चैलेंज है। और नए नए कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाए हैं, जैसे I2U2 है, जैसे क्वाड है, ऑकुस है, ये कहीं ना कहीं एससीओ में जो सदस्य देश हैं उनके विरोध में। तो कैसे भारत सामंजस्य बैठाता है इन देशों के बीच में और इनके बीच में, ये हमें देखना और समझना होगा। तो इस तरीके से जो है मैंने सारी चीजें आपके साथ इस टॉपिक में डिस्कस की हैं। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना है, वो एक प्रीलिम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये नोट्स में आपको भेज ही चुका हूँ। इंपॉर्टेंट यहाँ पे कि जो वाराणसी है वो
एससीओ का एक कल्चरल कैपिटल है, ये आपको ध्यान रखना है। ये महत्वपूर्ण बात है यहाँ पे जो आपको समझना है। उसके बाद कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा, ये तो मैंने पीडीएफ में दिया है, मैंने सारे मेन मुद्दे आपके साथ डिस्कस किए हैं यहाँ पे। अब एक चीज जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि किस तरीके से चैलेंजेस हैं जो मैंने आपको बताए हैं, इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये सारे आर्टिकल जो है इसमें दिए गए हैं, इनको एक बार आप देख लेना कि इसका रिलेवेंस क्या है। रिलेवेंस भी मैं आपको बता चुका हूँ, उसके की ऑब्जेक्टिव्स भी मैं आपको शेयर कर चुका हूँ नोट्स के फॉर्मेट में। तो ये सारे जितने भी आर्टिकल्स दिए गए हैं, जितने भी इसमें पॉइंट्स दिए गए हैं, ये सारे आपके लिए क्या है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे मैंने आपको जैसे अभी क्या बताया था कि वाराणसी जो है अंडर दिस इनिशिएटिव काशी वाराणसी हैज बीन क्या है डिजिग्नेटेड एज द फर्स्ट कल्चरल कैपिटल ऑफ द एससीओ। तो ये ऐसे पॉइंट जो है आपके प्रीलिम्स के लिए क्या हो सकते हैं, महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो इस तरीके से जो है हमने कह सकते हैं इस टॉपिक को कवर किया अच्छी तरीके से। आपको मैंने आपको नोट्स भी भेज दिए हैं। आप जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे किसी नई टॉपिक के साथ, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पे एक चीज ये ध्यान रखना है, नेक्स्ट सबमिट होने वाला है जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कजाकिस्तान जो है नेक्स्ट सबमिट जो है वो कजाकिस्तान में होगी। भारत के पास इस बार थी, तो इंडिया ने क्या किया, प्रेसिडेंसी जो है कजाकिस्तान को दे दी है। तो नेक्स्ट जो सबमिट होने वाली है वो कजाकिस्तान में होने वाली है। ऐसे प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आज ये टॉपिक हमने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर, ओके।